हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों को। जो ये वीडियो है आज की, इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम इस साल एचएस मेंस 2021 के लिए जो मॉक टेस्ट सीरीज़ लेके आ रहे हैं, उसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा कि कितने टेस्ट हो गए, कब से हम लॉन्च करने जा रहे हैं, क्या क्या आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे और क्या आपको करना है। तो ये सारा हम डिटेल में इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जैसे कि अभी हमारी जो एचपीएस की जो प्रीलिम्स की जो डेट थी वो जुलाई थी, बट अब आगे वो पोस्टपोन हो गई है। तो वो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अब मेंस होगा इस साल वो या तो सितंबर में होगा या अक्टूबर में होगा, क्योंकि अगस्त तक तो वो नहीं होने वाला है। और वो भी तब अगर सारी सिचुएशन नॉर्मल होगी, जो ये कोरोना जो टाइम चला हुआ है। तो अगर ये हम बात करें इस टाइम जो आपके पास अभी जो टाइम बचा हुआ है, जो टाइम मिला हुआ है आपके पास इस टाइम, तो ख़ासकर मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो अभी 2021 के लिए अपनी तैयारी कर रहे थे। हाँ, जिनका टारगेट 2022 का है वो भी इसी जो रूटीन होगा, ये जो अभी जो टाइम है, इसको फॉलो कर सकता है। तो अब इसमें क्या है कि जो आप लोग अभी तैयारी कर रहे थे कि आपकी चलो पहले प्रीलिम्स की प्रेपरेशन थी, तो बट अब जो ये टाइम मिल गया बीच में, तो इस टाइम में मैं ये समझता हूँ कि आपको शायद अपनी जो मेंस की जो तैयारी है वो एटलीस्ट 2 मंथ तो कर देनी चाहिए। जो ये जून का महीना है, जुलाई का महीना है, तो शायद आपने मई के महीने में करी होगी। तो इन 2-3 महीने में आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए और जो मेंस का जो सिलेबस है उससे एक बारी गो थ्रू होना चाहिए। और उसके बाद क्या है कि अगर हम एक बारी सिलेबस को एक बार पढ़ लेते हैं, तो इसके बाद हमें ज़रूरी होता है कि जो हमारा अल्टीमेट गोल होता है कि हमने आंसर लिखना है एग्ज़ाम में। जब आप जाओगे मेंस देने के लिए, तो वहाँ आपको अल्टीमेटली अपने जो आंसर है वो लिखना है। तो उसके लिए क्या एक प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। तो वो प्रैक्टिस से क्या है कि जो हमारा मॉक टेस्ट होता है, जो आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस होती है, वो बड़ी ज़रूरी रहती है उसके लिए। और उस आंसर राइटिंग को करने का जो ये आपके पास अभी टाइम मिला है, शायद ये बहुत बेहतर टाइम है। तो इसको आप इस तरह से यूटिलाइज़ करना चाहिए। और ज़्यादा अच्छा तब होगा कि जब आप दोनों चीज़ें साथ साथ करोगे। ये साथ साथ अपना सिलेबस भी पढ़ते रहोगे और उसके गो थ्रू होते रहोगे, और साथ साथ आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे होगे। तो इस टाइम को इस तरह से आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। और एक बात यहाँ पे ये है कि जैसे हमारा प्रीलिम्स है, अब वो आगे चला गया है, तो प्री के लिए में ज़्यादा टाइम मिल गया हुआ है। तो जितना प्रीलिम्स देर से होगा, जितना आगे जाएगा, और उतना मेंस और प्री के बीच का जो टाइम होगा वो कम होगा। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि प्री के बाद मेंस के लिए हमारे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो उस टाइम हमको अपना ऑप्शनल भी पढ़ना होता है, और जीएस भी पढ़ना है, इवन हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, एसे पढ़ना है। तो इन सब के लिए क्या है कि टाइम कम रहता है। तो अगर ये सब कुछ पढ़ना भी है, अगर हम सोचते हैं कि उतनी टाइम के अंदर हम आंसर प्रैक्टिस भी करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो अभी वाला जो टाइम है आपके पास, उसको आपको इस तरह से यूटिलाइज़ करना चाहिए कि जो ये आंसर राइटिंग वाली चीज़ है, ये कभी 5, 10, 15, 20 दिन में नहीं होने वाली है। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो ये जो आपके पास 2-3 महीने मिलेंगे भी बीच में, तो इसमें कर देना चाहिए। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए कि किस तरह से आपको अपना सिलेबस भी करना है, आंसर राइटिंग भी करनी है, और आगे प्री के लिए भी आपको टाइम बचे, तो उसी के हिसाब से हमने क्या कर रखा है, जो ये टेस्ट सीरीज़ है ये डिज़ाइन करी हुई है। तो इस टेस्ट सीरीज़ को जब आप करोगे एक बारी, तो अब मैं आपको पूरी गारंटी के साथ बताता हूँ, आपके बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। क्योंकि देखो, जब हम अपनी तैयारी करते हैं तो हमें शायद ये लगता है कि बस सिर्फ फैक्ट को पढ़ना और अपना जो बुक्स है उनको पढ़ना, वही तैयारी है। बट असल में तो तैयारी वो है जब आप एंड पॉइंट में जाके, जब आपका डिलीवरी वाला टाइम आता है, उस टाइम आप कैसे परफॉर्म करते हो। तो वो सारी चीज़ें अभी आप आसानी से इनको सीख सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी हमने स्टार्ट करनी है 1 तारीख से। तो 1 जून से हमारी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट होगी। और अब इसकी जो 2 राउंड है, हमने इस टेस्ट सीरीज़ के 3 राउंड बनाई हैं। तो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड हमने 10 अगस्त तक ये कंप्लीट करनी है। और 10 अगस्त के बाद क्या होगा, उसके बाद आप अपनी प्री की तैयारी कर लीजिए। और जो थर्ड राउंड होगी वो आप करोगे प्रीलिम्स के बाद। तो इस तरह से हमने डिज़ाइन किया है ताकि आपकी आंसर राइटिंग भी चलती रहे और आपका सिलेबस भी होता रहे साथ साथ में। तो इस तरह से है
तो अब आप देखोगे यहाँ पे 1 जून से हमने स्टार्ट करना है टेस्ट। तो अब इस तरह से क्या होगा, जो ये हमने 3 राउंड बनाए हुए हैं, तो पहले क्या होगा, प्रीलिम्स बिफोर प्रीलिम्स 1 जून टू 10 अगस्त। अब इसमें क्या होगा, जीएस पेपर यूनिट वाइज 15 टेस्ट। तो अब इसमें किस तरह से होगा, तो देखो जैसे मैंने बताया आपको, आपकी 3 राउंड होगी, 3 राउंड होगी। तो जो पहली राउंड होगी कि इसमें क्या है, जैसे हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है, तीनों की 3-3 यूनिट है। यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, और इन यूनिट के आगे 3 सब यूनिट है, 1, 2, 3। तो इनके आगे, सभी के आगे 3-3 यूनिट है। तो अब हमने फर्स्ट राउंड में क्या कोशिश करी है कि आपका जो पहला पेपर होगा वो पूरी यूनिट 1 का होगा, और एक यूनिट के अंदर 3 आगे सब यूनिट होगी। तो एक पेपर आपका पूरी यूनिट का होगा जिसके अंदर 3 आगे सब यूनिट होगी। और जैसे पहला फर्स्ट पेपर है आपका, तो पहला पेपर में क्या है कि जो यूनिट 1 है उसके अंदर हिस्ट्री वाला पार्ट है, ज़्यादातर हिस्ट्री है, कल्चर है, हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है, और वैसे हिमाचल की हिस्ट्री है उसके अंदर, है ना। जो 3rd यूनिट होगी वो हिमाचल की है। तो पहला पेपर यूनिट 1 का, और दूसरा पेपर यूनिट 2 का, तीसरा पेपर यूनिट 3 का। तो एक पेपर के आपके पहले राउंड में 3 पेपर हो गए, 3 टेस्ट हो गए। और उसके बाद यूनिट 2 में भी वैसे ही रहेगा, यूनिट 3 में भी वैसे ही रहेगा। तो टोटल आपके 9 टेस्ट हो गए, टोटल टेस्ट हो गए 9 टेस्ट। तो एक राउंड में आपकी तीनों पेपर की तीनों यूनिट एक यूनिट करके कंप्लीट हो गई, और आपके टोटल 9 टेस्ट हो गए। अब इन 9 टेस्ट को जब करोगे आप, शुरू से अब करोगे, तो उसमें क्या होगा कि 5-5 दिन का गैप रहेगा हर एक टेस्ट के बीच में। तो अब इन 5 दिन में क्या होगा, आपको कोशिश ये करनी है कि किसी तरह से वो यूनिट पढ़ लेनी है आपने। तो इस तरह से जब आप पूरे 9 टेस्ट करोगे, तो उसमें आप एक चीज़ देखोगे कि आपका जो सिलेबस है वो एक बारी आप गो थ्रू हो चुके हैं उससे। तो यहाँ पे आपको देखो, जिन्होंने तो पहले पढ़ रखा है, जिन्होंने पहले मेंस दे रखे हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और जो इस टाइम फर्स्ट टाइम मेंस देने की सोच रहे हो, या जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट करी है, जिनको लगता है कि हमें यहाँ से स्टार्ट कर देना चाहिए, तो उनके लिए भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी तरह से एक बारी सिलेबस के उस पार निकल गए। आपको सिलेबस की एक जान पहचान सी हो गई है कि ये सिलेबस क्या है, पेपर 1 क्या बोलते हैं, पेपर 2 क्या बोलते हैं, पेपर 3 क्या बोलते हैं। देखो, सिलेबस को जानने का भी तरीके 2 तरह से। एक तो हम क्या करते हैं, सिलेबस को डाउनलोड करके उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसको देखना स्टार्ट कर देते हैं, वो भी बढ़िया बात है इनिशियल स्टेज पे। अच्छा, दूसरी बात कब होती है, जब उस सिलेबस के जो टॉपिक्स है उनको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उनको हम एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाती है। तो हो सकता है आपकी फर्स्ट राउंड में उतना ज़्यादा सिलेबस आपका नहीं कवर हो पाएगा, कि उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद नहीं रह पाएगी, बट इतना श्योर है कि आप सिलेबस के पूरा आपको पता लग गया है कि है क्या चीज़ है ये, है ना, डिमांड क्या है, कौन से हमको बुक्स पढ़नी है, कौन से हमने नोट्स रेफ़र करना है, और किस तरह की हमारी अप्रोच होनी चाहिए। तो ये सारा आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमें एक डर रहता है कि आंसर राइटिंग का, कि लिखना है क्या चीज़ है। कई बार ऐसा भी होता है, हम 1 साल से, पिछले साल से पढ़ रहे होते हैं और हम एक ऑब्जेक्टिव मूड में रहते हैं, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देखते रहते हैं और सब्जेक्टिव हम नहीं देखते। तो जो आपका डर होता है वो भी निकल जाता है कि जब आप एक पेपर लिखते हो, दूसरा लिखते हो, तीसरा लिखते हो, 3 पेपर तक जब आ जाते हो ना, तो आपका हाथ खुल जाता है, तो आपको ना ईजी लग जाता है। वो इतनी ज़्यादा उसमें वो एक मेंटल ब्लॉकेज बनी होती है, वो धीरे धीरे टूटनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए पहले राउंड में आपके इस तरह से हो जाएगा ये। अब उसके बाद क्या होगा, तो 5, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया है, जीएस के 15 पेपर है यहाँ पे फर्स्ट राउंड में। अब इसमें क्या हो गया, 9 पेपर आपके पहले में हो गए, 9 पेपर हो गया जो यूनिट वाइज थे। अब उसके बाद जो सेकंड राउंड होगी उसमें क्या कर दिया हमने, एक पेपर को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। तो अब एक पेपर के आपके 2 टेस्ट हो गए। तो पहले में एक पेपर के 3 टेस्ट हुए और अगली में एक पेपर के 2 टेस्ट हो जाएंगे। तो इसमें
हमने सिलेबस को इस तरह से किया है कि कोई यूनिट लेंथ ही है उसको अकेले रख दिया और 2 यूनिट मर्ज कर दी, तो ऐसे कुछ करने की कोशिश की है। तो इस तरह से आपके हर एक पेपर के 2 टेस्ट यहाँ हो जाएंगे, तो 9 और 6 टेस्ट यहाँ हो जाएंगे, तो 15 टेस्ट जो हम बोल सकते हैं यूनिट वाइज। तो प्रीलिम्स से पहले 10 अगस्त तक आपके जीएस के पर यूनिट पेपर यूनिट वाइज 5 टेस्ट ऑफ ईच पेपर, तो एक पेपर के 5 टेस्ट हो गया। तो फर्स्ट राउंड में 3 टेस्ट और सेकंड राउंड में 2 टेस्ट, और साथ में आपके 2 ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ आपका ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी करें, और जैसे ही आप प्री दे के बाहर निकलोगे और उसके बाद कुछ ही दिनों में 2, 4, 5 दिन में या हफ्ते में हम फिर स्टार्ट कर देंगे, तो जिसमें क्या होगा, जीएस फुल लेंथ टेस्ट 6, हर एक पेपर के 2 टेस्ट, 2 टेस्ट ऑफ ईच पेपर और 2 ऐसे। तो इस तरह से टोटल हमारे पास क्या हो गए हैं, 15 टेस्ट यूनिट वाइज है जो प्री से पहले हो गए, और 6 फुल लेंथ टेस्ट है जो प्री के बाद हो गए, और 2 ऐसे यहाँ हो गए, 2 ऐसे यहाँ हो गए। तो 21 हमारे पास पेपर हो गया टोटल, और 4 टेस्ट हो गए, और 4 हमारे पास ऐसे के टेस्ट हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितना हो गया, 25। तो 25 टेस्ट हो गए आपके ये। तो इस तरह से ये कर रखा है। तो अब जैसे मैं आपको बता रहा था अभी, तो इसका पहली राउंड में आप सिलेबस के एकदम से थ्रू हुए, उसके बाद सेकंड राउंड में क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी। अब जब सेकंड राउंड में आप अपने टेस्ट लिख रहे होगे, तो उस टाइम क्या होगा, आपके जो नोट्स है वो थोड़े और कंसाइज होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उस स्टेज में जाके आप या तो अच्छे से अंडरलाइन करोगे नोट्स को, और या तो आप अपने नोट्स की जिस्ट बनाओगे, जिसको बिल्कुल टू द पॉइंट्स नोट्स बोल सकते हैं आप इसको। तो उस लेवल पे पहुंचोगे आप। और जब आप प्री के बाद आओगे थर्ड स्टेज के लिए आंसर राइटिंग वाले प्रोग्राम में, उस टाइम आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे। और अब यहाँ पे क्या बेनिफिट होगा आपका, आपने आंसर पहले लिखे हुए प्रैक्टिस की हुई है, अब आपको डर भी नहीं है कि आंसर कैसे लिखते हैं, कितना टाइम हमने अलॉट करना है एक क्वेश्चन के लिए, कितना पूरे पेपर के लिए, ये सारी चीज़ें आपकी एड्रेस हो चुकी होगी। और सिलेबस का आपको पता होगा कि कौन से नोट्स मुझे उठाने हैं, और क्या चीज़ मैंने अंडरलाइन कर रखी है, क्या चीज़ मैंने नोट्स की फॉर्म में थोड़ा अलग कर रखा है, वो चीज़ें आपके पास बनी होगी, तैयार होगी। और जब आप फुल लेंथ टेस्ट के लिए आओगे, तो उनको आपने सीधा अप्लाई करना है, उसको आपने सीधा अप्लाई करना है, क्योंकि अब आप अपनी लास्ट स्टेज के लिए तैयार हो रहे हो कि आपको मेंस लिखने के लिए जाना है। तो अब यहाँ पे एक बात और है कि यहाँ पे जो आपकी इम्प्रूवमेंट होगी वो इस लेवल पे होगी कि पहली राउंड में आपने सिलेबस को पढ़ा, सेकंड में आपने उसको थोड़ा कंसाइज किया। जब आप थर्ड राउंड करोगे, तो उस टाइम आपके पास इतना ज़्यादा आइडिया होना चाहिए और इतनी ज़्यादा अच्छी मेहनत होनी चाहिए आपकी कि आप उसके की पॉइंट्स निकालो, और आप इसके जो मेन पॉइंट्स है उनको ही बाहर निकालें, और उनको एक जिस्ट के तौर पर तैयार कर दे, ताकि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले भी आप उसको रिवाइज़ कर सकें। तो जो थर्ड स्टेज होती है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो नोट्स है और कंसाइज हो जाते हैं वो, और उसमें हमारे पास की पॉइंट्स और जो आंसर की फॉर्म में, कि जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, आरटीआई है, हिमाचल में आरटीआई क्या है, तो आरटीआई के आपको 5-7 पॉइंट सीधे पता होना चाहिए। अच्छा, एक डेवलपमेंट क्या होनी चाहिए आपकी इस लेवल पे जाके, कि आपकी जो लिंक है, जो सिलेबस है, वो बड़ा लिंक होना चाहिए, आप आपस में जुड़ा हुआ आना चाहिए आपको। आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि एक टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो दूसरे का उसके आंसर मिल रहा है। जैसे आप पेपर 2 में गवर्नेंस वाले इस पे पढ़ रहे हो कि आप गवर्नर की क्या पावर है। अब गवर्नर की पावर्स को पढ़ते पढ़ते ही आपको ये भी लगना चाहिए कि प्रेसिडेंट की पावर में क्या फ़र्क है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको ऐसा नहीं कि गवर्नर को पढ़ते हुए आपको प्रेसिडेंट दिमाग में ना आए, तो वो पता होना चाहिए आपको। और अब गवर्नर पढ़ रहे हो तो आपको एकदम से पता चलना चाहिए कि जो सेंटर स्टेट रिलेशन है उसमें गवर्नर का क्या रोल है, और उधर से आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर की पोजीशन को लेकर क्या सेंटर स्टेट में कन्फ्लिक्ट रहता है,
और उसके अंदर में सरकारी कमीशन ने बात क्या की है, पूंजी कमीशन ने क्या बात की है, सेकंड ARC ने क्या बात कर रखी है। तो अब ये जो चीज़ें हैं, सेकंड ARC आपने कहीं और पढ़ी है, पूंजी कमीशन कहीं और पढ़ा है, गवर्नर कहीं और पढ़ा है, प्रेसिडेंट कहीं और पढ़ा है ना, सेंट्रल स्टेट रिलेशन कहीं किसी और चैप्टर में पढ़े हुए है, तो ये पॉलिटी है। तो इस तरह से क्या है कि आप कैसे लिंक बनने स्टार्ट हो जाओगे। और उसके बाद अगली स्टेज क्या होगी, जब इस पॉलिटी को आप गवर्नेंस के साथ रिलेट करना स्टार्ट करोगे, तो गवर्नेंस के साथ भी आप इसको देखना स्टार्ट करोगे। और उसके बाद करंट में क्या चल रखा है। तो अब एक लेवल पे आके जो थर्ड लेवल पे आपको ऐसे लिंक बनने चाहिए कि एक टॉपिक में आप पढ़ते हुए आंसर आपको कहीं दूसरे टॉपिक में जाके मिल रहा है उसका, ठीक है। तो ये क्या है कि इसके लिए क्या होगा, फिर बाद में आपके जो कुछ इस तरह के बुलेट पॉइंट निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, जो आपका पूरा मटेरियल है उसमें से बहुत सारे आप कैसे बुलेट पॉइंट निकलेंगे, ऐसे कीवर्ड्स निकलेंगे जो आपकी जो वोकैबुलरी है उसमें ऐड हो जाएंगे वो। तो उसकी डिलीवरी के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये 3 स्टेजेस में बताई। जैसे पहली स्टेज में तो आप पढ़ा हुआ जो आपने पढ़ा है वही लिखोगे, आप जो आपने पढ़ा है वही लिखोगे। सेकंड स्टेज में जो आपने याद किया उसको लिखोगे। जब आप थर्ड स्टेज में जाते हो ना, जो मैं ये बता रहा हूँ, जहाँ पे आपके कीवर्ड की कलेक्शन हो जाती है, तो आपको ये ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आपने कब पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है। तो आपकी क्या होती है, वो जो डिलीवरी है वो अपने एक ऑटो मोड में आ जाती है, तो आप डिलीवर करना स्टार्ट कर देते हो। तो उसके लिए क्या है कि जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी ये बोलता है कि आपकी जो रिवीजन है वो ज़्यादा होनी चाहिए। एक ही नोट्स की कम से कम 3 बारी तो रिवीजन होनी चाहिए। अगर आप 3 बार रिवाइज करोगे तो इस चीज़ से हम ऊपर उठ जाते हैं कि एक टॉपिक पढ़ा है, दूसरे टॉपिक हमने पढ़ना है, और एक पेपर का दूसरे से के साथ क्या लिंक है, तो ये सारी चीज़ें इंटर लिंक हो जाती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल HPGK है ना। अब HPGK में कि अगर क्वेश्चन पूछा हुआ है इंडस्ट्री के ऊपर कि इंडस्ट्री को हम हिमाचल में कैसे प्रमोट करेंगे, तो अब रही पढ़ने की बात, तो एक तो इंडस्ट्री वाली आपकी इंडस्ट्री पॉलिसी है, कुछ आपने वहाँ पढ़ रखा होगा। उसके बाद कुछ इंडस्ट्री आपने सर्वे में पढ़ी होगी, और बहुत सारी चीज़ें आपने इंडस्ट्री की इस तरह से पढ़ी होगी जो करंट में चल रही होगी। तो अब ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी। तो पेपर 1 में पॉलिसी है और पेपर 3 में हमारी इंडस्ट्री दी हुई है, और करंट अफेयर हम वैसे ही पढ़ते हैं। और कुछ चीज़ें आपने प्री के लिए पढ़ी होगी कि हमारे पास इंडस्ट्री में इंडस्ट्री की जो एक ग्रोथ थी वो कैसे कैसे हुई है। तो अब ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, अपनी लिंक होने लग जाएगी। अब यही इंडस्ट्री, यही टूरिस्ट वाली पॉलिसी अगर हम पढ़ेंगे, तो बाद में अगर क्वेश्चन ये आता है कि हमें अपने जो लोग हैं हमारे, उनकी पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ानी है, उनकी डेवलपमेंट कैसे करनी है, तो ऐसा नहीं कि इस पर कैपिटा इनकम और डेवलपमेंट के लिए हम कुछ और पढ़ेंगे। यही चीज़ें यूज़ हो जाएगी कि अगर इंडस्ट्री की डेवलपमेंट होगी तो हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, एग्रीकल्चर की होगी तो बढ़ेगी, टूरिज़्म बढ़ेगा तो बढ़ेगी। तो ऐसा सारी चीज़ें क्लब होने लग जाएगी। तो ये एक पूरी एक लाइन बन जाती है कि किस तरह से आप उस लेवल तक पहुँचते हो। तो ये भी क्या होगा, तो ये सारा आपका इस आंसर राइटिंग से सॉल्व हो जाएगा। तो फिर से मैं यही कोशिश करूँगा कि आप अभी इस वाले टाइम को इस तरह से यूटिलाइज़ करें। तो पहली बारी में आप सबको ऐसा लगेगा कि ये क्योंकि हमारी आदत नहीं होती है, एक माइंड ब्लॉकेज बनी होती है कि आंसर लिखना बहुत मुश्किल काम है, और जो मेंस का सिलेबस है उसके पूरा सिलेबस पढ़ना और सारे नोट्स इकट्ठे करना, उसके बाद उसके गो थ्रू होना, तो ये सारा मुश्किल है। जब आप इसके अंदर एंटर हो जाओगे ना, तो आपको मैं पूरी कमिटमेंट के साथ बोलता हूँ कि आप इसको एंजॉय करोगे। आप इसको एंजॉय करोगे प्री से थोड़े बाहर निकल के जब तैयारी करते हो। तो अब रही बात क्या, जैसे आप एक तरीके से आप कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, एक तरीके से आप पेपर दोगे, टेस्ट दोगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या है, सिलेबस होना, आपके पास मटेरियल होना। तो अपना मटेरियल आपके पास जो है उसको इकट्ठा करें, जो नहीं है उसको देखिए अपने सिलेबस के साथ कौन सा टॉपिक मेरे पास नहीं है, उसको कहीं से अरेंज करें। जैसे हमारे नोट्स भी आप उनको भी रेफ़र कर सकते हो, या किसी और के नोट्स से वो भी कर सकते हो आप। मतलब जो इसकी बॉटम लाइन ये है कि आपके पास होना चाहिए मटेरियल, ताकि आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर लो। तो अब ये है, तो ये मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ टेस्ट है 25। और जो हमारे जो टेस्ट हो गए उसका तरीका भी वैसे ही रहेगा। जैसे भले पेपर यूनिट वाइज है,
यूनिट वाइज है, पर क्वेश्चन हम वैसे ही रखेंगे। 28 क्वेश्चन हो गए टोटल, 15 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन 8 मार्क के और 30 क्वेश्चन 400 या 500 के बीच के। और इसमें जो HP की वेटेज है वो भी वैसे ही रहेगी, HP की वेटेज वैसे ही रहेगी। 15 में से 4 का क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए और 1 क्वेश्चन यहाँ पे होगा। ये इस तरह से होगा। तो अब होगा क्या अगला कि जिस दिन आप टेस्ट दोगे और उसके नेक्स्ट डे क्या होगा, आपको सॉल्व इसके आंसर मिलेंगे कि आपको मॉडल आंसर दिए जाएंगे। और वो मॉडल आंसर जब आप पूरी टेस्ट सीरीज से इकट्ठा करोगे, जो सारे आपके पास मॉडल आंसर आ जाएंगे एक बारी, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जितने भी मेंस के टॉपिक है वो सारे टॉपिक कवर कर दिए जाए उसके अंदर। तो आपके पास एक मिनी कम्पैक्ट नोट्स बन जाएगा। तो जब आप पेपर के ले जाओगे तो बाद में उनको भी आप रिवाइज कर सकते हो। ये तो नहीं बोलूँगा कि वो पूरी तरह से नोट्स हो गए, बट एक मिनी नोट्स होगा वो, तो उससे भी आपके बहुत सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रहेंगे जब आप रिवीजन करने वाले होंगे। तो इस तरह से डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा आपको नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट है इसकी किस तरह से हम आपके पेपर को चेक करेंगे, किस तरह से इसकी इवैल्यूएट करेंगे इसको हम। तो इवैल्यूएशन का तरीका भी क्या होगा कि आज आपने पेपर लिखा और कल आपको मॉडल आंसर मिलेंगे, और उसके मैक्सिमम 4 या 5 डेज़ के अंदर अंदर क्या होगा, आपकी जो कॉपी होगी वो आप तक पहुंच जाएगी चेक करके, और उसमें आपके मार्क्स दिए जाएंगे और जो भी आपके फीडबैक होंगे वो सारे दिए जाएंगे। तो अब इसके लिए करना क्या है आपको कि क्योंकि अभी तो देखो सारा कुछ जो भी होगा ऑनलाइन होगा, तो हम आपको आपके मेल में टेस्ट भेजेंगे और आंसर भी हम आपको उसमें ही आपके डाल देंगे। और आपने क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन से आपकी जो आंसर शीट होगी उसकी फ़ोटो लेके उसकी एक स्कैन PDF बनानी है, आपने स्कैन कॉपी बनानी है PDF की, और वो PDF आपने हमें मेल करनी है उसी मेल एड्रेस के ऊपर जिस पे आपको टेस्ट आया हुआ है। और उसी मेल के ऊपर क्या करेंगे हम, 4 या 5 दिन के अंदर अंदर आपकी जो कॉपी होगी वो भी आप तक पहुंच जाएगी। और इस पर हम कोशिश करें, ये भी करेंगे कि हम आपकी जो रैंकिंग है कि किस किस की क्या क्या रैंकिंग हुई, नाम तो नहीं डिस्प्ले करेंगे, बट आपकी रैंकिंग देने की हम कोशिश करेंगे इस बारी कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो अपनी जो टेस्ट सीरीज़ है। तो इस तरह से आपका इवैल्यूएशन प्रोसेस ये रहेगा। और एक बेनिफिट आपको ये भी रहेगा कि देखो जो पेपर को चेक करने वाले होंगे वो जैसे मैं करता हूँ, कुछ अपने अपने एरिया सभी करते हैं, हिस्ट्री वाले सर हिस्ट्री करेंगे और ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी करेंगे। तो इससे भी आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि उनका जो अपना एक्सपीरियंस है उसके बेस पर आपको प्रॉपर फीडबैक दी जाएगी। तो ये सारा आपका इस तरह से बेनिफिट होगा। और आपकी जो स्कैन कॉपी है वो इस तरह से साफ़ होनी चाहिए ताकि हमें पेपर को चेक करने के लिए आसानी हो जाए। तो ये भी आपने थोड़ा ध्यान रखना है इस बात का। और बाकी दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी भी टाइम हमारे टच में रह सकते हो किसी भी तरीके से, चाहे आप मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, और इवन आप कॉल कर सकते हो। तो जो भी जिस लेवल पे भी आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होती है वो भी आपको मिलेगी। तो जैसे बोल सकते हैं आपको एक प्रॉपर एक मेंटरशिप मिलेगी, तो आप मेरे को पर्सनली कॉल कर सकते हैं। तो अगर मैं उस टाइम आपको नहीं भी कॉल आपकी उठा पाया तो मैं आपको कॉल बैक करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये सारा आप इस तरह से इस पूरी टेस्ट सीरीज़ की आप बाकी जो भी हमारी जो इसकी जो पूरी हमारा जो एक शेड्यूल है टेस्ट सीरीज़ का कि कब कब होगा, क्या क्या मटेरियल है, ये सारा आपको मिल जाएगा। कि जो भी डिस्क्रिप्शन जो लिंक होगा उसमें आपको ये सारा आपके साथ शेयर किया जाएगा, तो उसमें आप देख लेना। और किस तरह से आपको इस टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ करना है ये सब कुछ उसमें दिया होगा। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको टेस्ट सीरीज़ को ले सकते हैं। और अगर ब्रीफ में बताऊँ मैं आपको, तो आपको क्या क्या इस टेस्ट सीरीज़ के बेनिफिट है। तो पहला बेनिफिट तो देखो आपको यही जो मैं अभी भी इतने देर से मैंने बताया आपको कि आपका जो एक सिलेबस है वो पूरा कवर हो जाएगा, कवरेज ऑफ सिलेबस हो जाएगी कि मेरी तरफ से नहीं आपकी तरफ से, क्योंकि आप
आपके पास पता होगा कि मुझे टेस्ट लिखना है, 5 दिन के बाद मेरा टेस्ट है, तो उतनी देर में आप किसी न किसी तरह से अपना जो मटेरियल है उसको पढ़ना स्टार्ट करोगे और उस टाइम के अंदर सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। तो कहीं ना कहीं 10 अगस्त तक आप ये डेडलाइन बना दीजिए अपनी तरफ से कि जितनी देर तक ये टेस्ट सीरीज चलेगी 10 तारीख तक मेरे कम से कम 2 राउंड हो जाने चाहिए सिलेबस के। और जब प्री के बाद आओगे आप, तो सिर्फ जैसे मैंने बताया 3rd स्टेज है जहाँ पे आपके पास बिल्कुल कंसाइज मटेरियल होगा, उस पे ही काम करेंगे। और एक आपको बेनिफिट होगा कि जो एक डर होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि एक फियर होता है कि आंसर राइटिंग का, कि कब स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, तो वो डर खोलने का तरीका भी यही है। देखो, जिस चीज़ में डर लगता है कि बेस्ट तरीका है कि उसमें कूद जाओ, तो एक बारी गलती हो जाएगी, 2 बारी गलती हो जाएगी, और तीसरी बारी मैं बता रहा हूँ आप इसको एंजॉय करोगे। या आप मेरे ऊपर विश्वास कर लो कि शुरू में आपको लगेगा, क्योंकि देखो जिस चीज़ से हम डरते हैं ना, जब तक इसको डरते रहेंगे, जो पीछे रहेंगे ना, तो पीछे रह जाओगे। जब तक आप उसमें एंटर नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनती। इसका तरीका ये है कि आपको एंट्री करनी है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने कुछ गलत लिख लिया या कुछ सही से नहीं हुआ आपसे, तो आपको आपके ऊपर कुछ गोलियां चलने वाली, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप गलती अभी करोगे तो जब आपका एंड टाइम आएगा, जब आप पेपर में जाओगे लिखने के लिए, तो वहाँ ना गलती करें। तो ये बेटर है कि आज गलती हो जाए। तो और एक चीज़ और है यहाँ पे, जो आपकी जो तैयारी है ना, वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। जैसे अभी आजकल देखोगे, अब थोड़े कन्फ्यूज़न रहती है कि आंसर राइटिंग करे, कौन से पेपर की करे, क्या करे। तो जब आपके लिए कोई बना के दे रहा है कि आपने ये करना है, तो आपके ऊपर एक बंदिश हो जाती है कि करना है, तो उस टाइम आपके जो एक्सक्यूज़ है वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो आपको पता है कि करना है, तो इस तरह से क्या है कि एक स्ट्रीमलाइन होनी स्टार्ट हो जाएगी। और एक बेनिफिट आपका ये भी हो जाता है कि बहुत सारी तैयारी आपकी प्रीलिम्स में की भी हो जाती है इसमें, कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हम प्री के लिए नहीं पढ़ते, तो यहाँ मेंस के लिए में पढ़नी होती है वो चीज़ें, तो वो प्री में भी आपको हेल्प करती है। और बहुत सारा पार्ट ऐसा है 40-50% जो प्री का भी कवर हो जाता है इसमें, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है। तो प्री की भी ऐसा नहीं है कि प्री की तैयारी नहीं हो रही है आपकी, प्री की भी आपके साथ साथ चल रही है। और एक जो अगला बेनिफिट जो मैं बार बार में फोकस कर रहा हूँ, वो ये है कि आपकी सिलेबस का लिंक हो जाना। देखो, लिंकेज भी 1-2 तरह की होती है। एक होती है टॉपिक वाइज, एक टॉपिक की दूसरे टॉपिक के साथ। एक होती है बड़ा लेवल पे, एक सब्जेक्ट की दूसरे सब्जेक्ट के साथ। अब इससे भी एक बड़ा लेवल पे हो जाती है एक पेपर की दूसरे पेपर के साथ, कि आपने पेपर 1 का जो पढ़ा हुआ मटेरियल है वो पेपर 2 में यूज़ कर रहे हो, 2 का आप 3 में यूज़ कर रहे हो। तो ये लिंकेज कब बनती है? जब आपको पूरा सिलेबस की एक बारी नॉलेज हो चुकी है, जब 1-2 बारी इसको पढ़ चुके हो आप, और आपके दिमाग में कुछ कीवर्ड्स ऐसे फिट बैठ जाएंगे जो कि कहीं भी यूज़ हो सकता है, किसी भी लेवल पे यूज़ हो सकता है। तो ये भी प्रैक्टिस से ही आएगा, ये ऐसे पढ़ने से नहीं आता। ये चीज़ें ना किसी नोट्स में लिखी हुई है और ना ही किसी बुक्स में लिखी हुई है। ये सिर्फ आपकी खुद की प्रैक्टिस है, खुद की एक रियलाइजेशन है कि हमें वो लेवल अटेन हो चुका है ना। तो ये प्रैक्टिस से आता है। तो ये भी आप देखोगे 2-3 महीने के बाद ये भी आपको अंदर एक चेंज मिलेगा, जो बड़ा ज़रूरी है इस पेपर के लिए। और एक चीज़ आपको यहाँ पे क्या बेनिफिट होगा कि जो आपकी मॉडल आंसर होंगे, ये आपके जैसे मैंने बताया नोट्स का काम तो करेगी, और उसके बाद ये जो मॉडल आंसर है इसके ऊपर आप बाद में कुछ अपनी एडिशन भी कर सकते हो कि हाँ कि ये पॉइंट्स भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, या ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह से पूछा जा सकता है कि हमने क्वेश्चन में फ़ीचर पूछे है, किसी भी टॉपिक पे हमने उसके फीचर्स पूछे हुए, और आप उसमें ही ऐड कर दीजिए इस पॉइंट के क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। तो अब इस तरह से क्या होगा, आपका जो एक टॉपिक है वो पूरा कवर हो जाएगा। तो जितने हम आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे उनको आप और एनहांस कर सकते हो। अब जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के हमने कॉन्सिक्वेंसेस पूछे हुए, तो आप अपने हिसाब से क्या करो, उसकी नेचर भी देख लो, वर्ल्ड वॉर किस नेचर की थी। अगर हमने वर्ल्ड वॉर के कॉज पूछे है तो आप वहीं पे उसके कॉन्सिक्वेंसेस ऐड कर दो, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, जो ये नोट्स हो गए ये बाद में आपको रिवीजन करने के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखो, और मैं आपको यही फिर से बताऊंगा कि आप टेस्ट सीरीज ज़रूर करना, और इसके करने के आपको बाद में 1-2 महीने के बाद ही आपको इसके बेनिफिट दिखेंगे। और जब आप प्री के बाद आओगे पूरे रिलैक्स होगे कि कोई बात नहीं कि अब मेरा प्री हो चुका है, और अब मुझे ये नहीं है कि आंसर कैसे लिखता है या सिलेबस मुझसे नहीं हो रखा है एक बारी में। तो यहाँ से आप बिल्कुल ऊपर उठ के
निकलोगे और उस लेवल पे जा चुके होगे जहाँ पे अब आपको एक डिलीवरी वाला टाइम आएगा कि हाँ मुझे जाके चीज़ें डिलीवर करनी है और जो मेरा अल्टीमेट गोल था। तो इस तरह से तो जो भी मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया है, इसके सिवाय अगर आपके कुछ और क्वेरीज़ हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, मेल कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उस मोड से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और बाकी आपको जैसे मैंने बताया कि आपको सारे हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वेबसाइट का है, चाहे टेलीग्राम का है, चाहे इसी पे लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे कि किस तरह से आपने इस टेस्ट सीरीज़ को लेना है और कैसे परचेज़ करना है और क्या तरीका रहेगा, वो सब कुछ आपको मिलेगा। और लास्ट चीज़ कि जैसे अब कोरोना टाइम चला हुआ है, हमारे देश की थोड़ी हालत सही नहीं है, और एंड में मैं आपको ये बताऊंगा, देखो ये सारी चीज़ें बड़ी सेकेंडरी हो जाती है कि हम क्या कर रहे हैं। तो अभी जो प्रायोरिटी पे है वो सच में हमारी हेल्थ है, हमारी जो हमारी जान है तो जहान है, वो वाली बात है। तो इस टाइम शायद अपनी जो हेल्थ है उसको भी इतनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि अगर ये हेल्थ सही रहेगी तो हम आगे बहुत सारी चीज़ें सही से कर लेंगे। और ये भी मैं बताता हूँ कि ये चीज़ें, ये जो टाइम है ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, थोड़ा टाइम है। तो इस टाइम में कई बार आ जाती है हमें वो उस तरह की एक लेवल की फीलिंग आ जाती है कि हम क्या कर रहे हैं, अभी आगे क्या होगा। तो कुछ नहीं होने वाला, सब नॉर्मल हो जाएगा कि थोड़ी स्थिति ख़राब है और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो बाकी आप आइए हमारे साथ टेस्ट सीरीज़ करें, और जितनी हमसे आपकी हेल्प हो जाएगी उतनी हम करेंगे आपकी। और जो भी आपको नोट्स की ज़रूरत है या किसी भी और भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप कॉल कर सकते हैं, और उसके बाद जब आप आंसर लिखोगे उसके बाद भी आपको वैसे आपको असिस्टेंस मिलती रहेगी, चाहे हमारे मॉडल आंसर है, नोट्स है, तो जो आपको आगे तक हेल्प करते रहेंगे। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो एंड कर रहा हूँ। थैंक्स एंड विश यू गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम।